गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं शशांक आपके लेकर आया हूँ 28 एंड 29 अप्रैल के द हिंदू, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और द इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स। तो आज के आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज हम जानते हैं कि पहली बात, इसमें साइंस एंड टेक के इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। पीआईबी से हम लोग भी कुछ आर्टिकल्स देखेंगे इस बार जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर द इंडियन एक्सप्रेस, इसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था द हिंदू से, बट जब मैंने देखा कि आर्टिकल्स बहुत अच्छे अच्छे पब्लिश हो रहे हैं पीआईबी में, द इंडियन एक्सप्रेस में, तो मेरा ये मानना था कि मैं आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट दूं। सो इसीलिए हम आज 3 पेपर को कवर करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। फर्स्ट टॉपिक है, द हिंदू से लिया गया है टॉपिक यही है। ये आपका जीएस 1 में आ जाएगा, जो कि हिस्ट्री सेक्शन है, जो कि आपका हिस्ट्री सेक्शन है। ठीक है गाइस, हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इट वाज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आपकी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। ठीक है, इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में प्रेजेंट है, ऑफ कहां पे, साउथ एशिया। और ये कब से चला आ रहा है, लास्टिंग फ्रॉम 3300 BCE टू 1300 BCE। ठीक है, ये 2 डेट्स हैं। इस जगह को एक और नाम से बोला जाता है जो कि है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता। ठीक है, आफ्टर हड़प्पा, नाउ इन पाकिस्तान, द फर्स्ट ऑफ इट्स साइट्स टू बी excavated early in the 20th century। ऑल राइट, और हम जानते हैं कि ये जो स्ट्रेच हो रहा है ये कहां से कहां तक हो रहा है, ओवर द नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान, मच ऑफ अ पाकिस्तान एंड वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो आपसे एमसीक्यू में ये चीज पूछा जा सकता है कि कौन कौन से एरिया हैं, कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जहां पे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा गया है। तो वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, इट थ्राइव्ड इन द इंडस रिवर बेसिन। ये इंडस रिवर के पास स्थित है आपका। ठीक है, जो कि फ्लो होती है नियर द एफिमरल ऑफ घागर हक्का रिवर। घागर हकरा रिवर इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड द ईस्टर्न पाकिस्तान। तो आपसे बेसिकली रिवर का नाम भी पूछ सकते हैं कि कौन सी रिवर है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास में है। तो वो कौन सी है, आपकी इंडस रिवर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये जो सिविलाइजेशन है इसमें देखा गया कि यहाँ पे अर्बन प्लानिंग, यहाँ पे अर्बन प्लानिंग भी है। मतलब कि वहाँ पे कैसे कैसे घर बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों का रहने सहने का ढंग क्या है, उन सब के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। हम देखते हैं, पहला, बेक ब्रिक हाउसेस। जो बेक ब्रिक, जो कि ईंट के बने हुए घर होते हैं, वो इसमें देखे गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इलैबोरेट ड्रेनेज सिस्टम, यहां पे आपकी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात की गई है। ड्रेनेज सिस्टम। तो अब आप लोग ये देखिए कि जहां पे ड्रेनेज सिस्टम की बात हो रही है
तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे ड्रेनेज होगा वहां पे वाटर सिस्टम भी होगा। तो क्या हम ये चीज कह सकते हैं कि जहां पे ड्रेनेज है वहां पे वाटर सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा होगा? तो इस चीज से हमें यह मालूम पड़ता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां पे वाटर सिस्टम भी बहुत अच्छा था, वो वहां पे स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम एंड वाटर सप्लाई सिस्टम both were seen in the Indus Valley civilization. नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये कुछ नोट्स हिंदी में मैंने दिए हुए हैं, सो इफ एनीवन इज फ्रॉम द हिंदी बैकग्राउंड he or she can have a look upon this, and if you want to take, then you can take a screenshot as well. All right, let's move on to the next slide. अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये देखा गया बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ठीक है, स्टडी हुई है बाय दिस यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि 4200 साल पहले, 4200 ईयर्स अगो, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, ये ड्रॉट की चपेट में आ गया था, केम अंडर ड्रॉट। ठीक है, अब इससे अफेक्ट हुआ वहां का क्या, वहां का हैबिटेशन। पहला पॉइंट वहां का हैबिटेशन। सो फर्स्ट पॉइंट हैबिटेशन, वहां का जो हैबिटेशन है वो आपका इससे अफेक्ट हुआ ड्रॉट की वजह से। दूसरा वहां का लाइफस्टाइल, जैसे लोग वहां पे रहा करते थे अब वैसे ना रहकर दे हैव यू नो they have adapted themselves, ठीक है। थर्ड became more self reliant, ठीक है। सो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो कि जो कि हमने देखे ये जो ड्रॉट आया था इसके रीजन की वजह से। और यही नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े जो सिटीज थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो रीऑर्गेनाइज हो गए, ठीक है। दे रीऑर्गेनाइज देयर लार्ज सिटीज एंड मूव्ड टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द रीजन इन द स्मॉलर रूरल सेटलमेंट्स, मतलब कि छोटे छोटे जो गांव हुआ करते थे, ठीक है, जो विलेजेस हुआ करते छोटे छोटे, वहां पे क्या हुआ कि बड़े बड़े विलेजेस या मैं कहूं बड़े बड़े शहर, ठीक है। सो द पीपल एक्चुअली गॉट माइग्रेटेड फ्रॉम द सिटीज टू द विलेजेस। सो ये एक फोर्थ पॉइंट है जो कि देखा गया, क्यों, ड्रॉट की वजह से, ठीक है। अभी क्लियर टिल हियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये टॉपिक आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा है। मैं कहानी पे नहीं जा रहा हूं कि इस यूनिवर्सिटी ने क्या फाइंड किया, उसमें क्या क्या देखा गया, वो तो ठीक है, अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो जाके पढ़ सकता है, बट हम मेन कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। नाउ दे मेड चेंजेस टू एग्रीकल्चर practices relying on drought resilient crops such as your millet. So millet is one of the drought resilient crop, ठीक है। और हमने ये देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस
इस मिलेट का बहुत यूज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई वॉन्ट एवरीवन टू प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन पहले तो। ठीक है, ट्राई टू अटेम्प्ट फर्स्ट। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग characteristics or the characteristics the people of the Indus Valley civilization are given below. They possessed great palaces and temples. पहला, they worshipped both male and female deities, मतलब they used to worship, मतलब वो लोग प्रे करते थे फीमेल एंड मेल गॉड्स को, गॉड्सेस को। they employed हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन द वॉरफेयर, मतलब कि युद्ध के मैदान में वो लोग हॉर्स चैरियट्स को लेकर आते थे। ठीक है, तो इन तीनों में से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो इसका जो आंसर है। Please try to attempt this question. Let's have a next slide. So, यहां पे यूएनएससी की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये आपका आता है जीएस पेपर 2 में। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, ये आपका आता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। देखते हैं न्यूज क्या थी। न्यूज है कि इंडिया हैज स्टेटेड दैट द वीटो पावर इन द यूएनएससी इज ड्रिवन बाय पॉलिटिकल कंसिडरेशंस एंड नॉट बाय मॉरल ऑब्लिगेशन। मतलब कि देयर इज समथिंग कॉल्ड द मॉरल ऑब्लिगेशन, मतलब कि जो वीटो पावर है वो उन कुछ 5 परमानेंट मेंबर्स के पास ही है और बाकियों के पास नहीं है। सो हम ये न्यूज दिए गाइस, ठीक है, ये आपकी न्यूज है। हम इससे अब कंटेंट निकालने की कोशिश करते हैं। पहला कंटेंट निकल के आता है हम लोगों का, जस्ट अ मिनट। वीटो पावर, व्हाट इज वीटो पावर? सो दिस इज अ टाइप ऑफ स्पेशल पावर। ये एक तरह की स्पेशल पावर है जो कि दी जाती है परमानेंट मेंबर्स को। एंड एज वी नो दैट देयर इज अ P5, there are P5 countries who are there which has the veto power. So UNSC, namely China, France, Russia, UK and US. So these are the permanent 5 countries जिनके पास वीटो है। अच्छा, वीटो का मतलब ये भी होता है कि अगर कोई भी रेजोल्यूशन अगर ड्राफ्ट होता है और इफ एनी वन ऑफ दीज कंट्रीज, अगर इनमें से कोई भी एक देश मना कर दे, मतलब वो उस पर वीटो लगा दे, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होता। दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि सारे परमानेंट मेंबर्स की हामी इसमें होनी चाहिए। सारे जितने भी आपके P5 मेंबर्स हैं, इनकी सहमति होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। Essentially, these countries have the power to reject or to veto any action by the UNSC that does not align with their national interest. All decision is rejected if one of the 5 permanent members of the Security Council makes veto. वही बात लिखी है जो मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया यहाँ पर। ठीक है, कि इन लोगों के पास वीटो पावर होती है। अगर इस वीटो पावर के तहत किसी ने भी, अगर कोई भी ड्राफ्ट पे, रेजोल्यूशन पर अगर वीटो लगा दिया, तो वो आपका रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं यूएन के बारे में, यूएन का चार्टर क्या कहता है। सो अबाउट यूएन चार्टर,
The UN Charter is the foundational treaty of the UN at a nation in the year 1945 and in force since the same year. मतलब it has been in force since 1945. ठीक है. Its main objective is to maintain international peace. पहला इसका motive, to maintain the international peace, to maintain the international peace. यह आपका पहला पॉइंट हो गया. ठीक है. दूसरा है to maintain the security. तीसरा पॉइंट हो गया promote social progress, promote social progress and maintain the standards of life, maintain the standards of life so that the international law, जो अंतरराष्ट्रीय कानून है, वो और मजबूत हो सके. ठीक है. और इसी के चलते जो ह्यूमन राइट्स है वो भी प्रमोट हो सके. सो ये कुछ मोटिव्स हैं, ये कुछ क्रूशियल पॉइंट्स हैं क्यों यूएन बना. यूएन इन्हीं पॉइंट्स के लिए बना. नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा, ये हमारे जो हिंदी के हैं स्टूडेंट्स, ये उनके लिए है, तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है प्लीज. नेक्स्ट देखते हैं. द फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर पावर इन इंडिया. The future of nuclear power in India. This will come under your GS3. GS3 Science and Tech. Science and Tech या फिर ये आपका Environment. Environment में भी आ सकता है. ठीक है. थोड़ा सा देखते हैं अबाउट द बैकग्राउंड कि बैकग्राउंड क्या है, क्यों न्यूज़ आई है ये वाली. Let's have a look. So, there are doubts about whether nuclear power, with its associated concerns about cost and safety, remains a viable choice for India as solar power gain popularity at a global level. मतलब कि इसका ये मतलब हुआ कि न्यूक्लियर पावर को लेकर कुछ डाउट्स हैं, उनकी कॉस्ट को एंड उनकी सेफ्टी को लेकर. ठीक है. और इसीलिए जो इंडिया है अभी इंडिया को बहुत काम करने की जरूरत है सोलर एंड विंड पावर पर. ठीक है. लेट्स हैव अ लुक कि जो न्यूक्लियर पावर है वो कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. लेट्स सी. सो न्यूक्लियर पावर इज सीन एज एन अपसर्ज. मतलब कि जो न्यूक्लियर पावर है ये बहुत ज्यादा अभी डिमांड में देखा जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, लेकिन इसका एक हार्मफुल इफेक्ट भी है गाइस. हार्मफुल ये है कि it impacts the environment. इसीलिए जर्मनी ने अपना लास्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट भी शट डाउन कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर. क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं. लेट्स सी. पहला, इट इज अ लो कार्बन पावर. अ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटिंग 1000 मेगावाट एट 90% प्लांट लोड फैक्टर. कोई भी अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो ऑपरेट हो रहा है 1000 मेगावाट की कैपेसिटी पर. ठीक है. It requires only 25 ton. It requires only 25 ton of low enriched uranium fuel per year. मतलब कि इसमें कंटेंट
कंटेंट कम है बट आउटपुट ज्यादा है, ठीक है, आउटपुट ज्यादा है, दैट मीन्स इट इज अ लो कार्बन पावर। अगर कार्बन की जो कैपेसिटी है अगर वो भी आपकी लो है, इवन आफ्टर दैट, उसके होने के बावजूद भी जो आपका पावर जनरेशन है वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, ठीक है। नाउ a coal plant of similar capacity requires 5 million ton of coal, and coal produces ash containing many heavy metals which are detrimental मतलब कि which is dangerous, ठीक है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। किसके लिए? टू दी वाटर सोर्स, जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनके लिए ये चीज बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। कैसे है? लेट्स सी। हम जानते हैं कि जब भी कोल, हिंदी में जब भी कोयला जलता है तो उसमें से काला धुआं आता है, ठीक है। सो व्हेनेवर द कोल इज बीइंग बर्न्ड, लेट्स सपोज दिस इज द पावर जनरेशन स्टेशन, ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रिसिटी हो रही है प्रोड्यूस, ठीक है, यहां पे आपका कोल है, तो जो कोल है वो बर्न होता है, ठीक है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं विच वी कॉल एज सूट और ब्लैक सूट, ठीक है, SOOT, ठीक है। ये क्या होते हैं कि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है अपने एनवायरमेंट के लिए। क्यों? देखते हैं कैसे। हिमालयन रीजन जहां पे कि बहुत सारी लेयर्स है स्नो की, ठीक है, ये सूट्स आकर इन पे आके स्टिक हो जाते हैं। इनके स्टिक होने की वजह से जो सन है, ठीक है, जो सनलाइट है वो लाइट इन पे आके फॉल होती है और इसी की वजह से जो आइस है यहाँ का, जो स्नो है यहाँ का, वो मेल्ट होके फिर नीचे आता है, ठीक है। सिमिलरली विद द केस ऑफ आइस कैप्स, जो बड़े बड़े जो आइस कैप्स हैं आपके एंटार्क्टिका में और आपके आर्कटिक ओशियन में, ठीक है। अगर मैं मैप ड्रॉ करूं, अगर मैं आपको एक रफ फिगर दिखाऊं, तो लेट्स सपोज लाइक दिस इज द ग्लोब, ठीक है। सो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है, एंटार्क्टिका और आर्कटिक, ठीक है। यहां पे आइस कैप्स बहुत ही ज्यादा हैं एज वी ऑल नो, बट हम ये भी देख रहे हैं कि दीज आइस कैप्स आर मेल्टिंग। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एशेस, जो ब्लैक सूट मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था यहां पे, इसकी वजह से बहुत ज्यादा मेल्टिंग देखने को मिल रही है। मेल्टिंग ही नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े आइस कैप्स आपके ब्रेक भी हो रहे हैं वहां पर, विच विल इवेंचुअली, जो कि आपका सी लेवल राइज करेगा। एंड एज वी नो, इफ सी लेवल विल राइज, so it will hugely impact the food security of any region. For example, जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं, जैसे कि आपका इंडिया हो गया, ठीक है, जैसे कि इंडिया हो गया, ठीक है। सो यहां पे जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, इन सब में सी लेवल राइज देखने को मिलेगा, तो अनफोर्सीन फ्लड्स भी होंगे के चांसेस बहुत ज्यादा यहां पे हो जाते हैं, ठीक है। सो इसी सब रीजंस की वजह से, इन्हीं सब रीजंस की वजह से जो आपका कोल प्लांट है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, और आई वुड से दिस इज ये ज्यादा एडवांटेजेस नहीं है एज कंपेयर टू आवर
न्यूक्लियर प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर में क्या होता है कि अगर कोल का कंटेंट अगर अच्छा ना भी रहे बट उसके बावजूद भी आपका 1000 मेगावाट तो ये प्रोड्यूस ऐसे ही कर रहा है। ठीक है, लेट्स सी नाउ। एंड ऑल्सो दी one of the advantages of nuclear power plant is it has a low operating cost and job intensive. Let's have a look on the next slide. Why does India need more nuclear power? क्यों भारत को और न्यूक्लियर पावर की जरूरत है? पहली चीज कि हम डेटा पे जाते हैं, डेटा ये कहता है कि we are the 7th largest nation in terms of nuclear power generation. ठीक है, सो हम लोग अभी टॉप 7 पे हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन। ठीक है, India has a growth potential for hydropower, but as of now it is limited. अभी जो है बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भूटान, वन ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज, भूटान के पास बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है गाइस हाइड्रो पावर के लिए। ठीक है, and due to this reason we have signed multiple memorandum of understandings, मतलब कि समझौते। ठीक है, बहुत सारे हमने समझौते किए हैं भूटान के साथ टू ट्रांसमिट द पावर सप्लाई टू इंडियन रीजन। ठीक है, India has 210 gigawatts, 210 gigawatt of coal capacity, producing more than 73% of electricity of India. तीसरा, if India hopes to achieve net zero by 2070, it needs 100 gigawatt of nuclear power by 2050. मतलब कि अगर भारत को नेट जीरो एमिशन अचीव करना है 2070 तक, सो इट नीड्स 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर बाय 2050। अच्छा, यहां से एक टॉपिक निकल के आता है विच इज योर नेट कार्बन एमिशन। नेट कार्बन एमिशन, कैन एनीवन टेल मी कि नेट कार्बन एमिशन होता क्या है? ठीक है, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊंगा आप लोगों को, सो द लेवल ऑफ कार्बन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी कंट्री XYZ, एनी कंट्री, एंड दैट कार्बन इज बीइंग इक्वलाइज्ड और दैट कार्बन इज बीइंग यूटिलाइज्ड एंड बीइंग सिंक्ड by planting more trees, so it nullifies the effect of the carbon। मतलब कि कहने का ये मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल कंट्री ए है, कोई भी है, कंट्री ए है, उसने 1000 टन का कार्बन 2023 में जनरेट किया। ठीक है, 23 में जनरेट किया। अब इस कार्बन को इक्वल करने के लिए, इस कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें कम से कम नहीं तो फॉर एग्जाम्पल 10,000 पेड़ और लगाने हैं। ठीक है, तो अगर कंट्री ए ये करने में सक्षम रहता है तो ही हम कहेंगे कि ठीक है, अब आप नेट कार्बन एमिशन पर आ चुके हैं। मतलब कि आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं आप उतना एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। द लेवल ऑफ कार्बन अ कंट्री इज प्रोड्यूसिंग
and if it is absorbing on the same hand, then we can say that the country is net carbon. और वो कंसेप्ट इंडिया ने कहा है कि 2070 तक हम लोग वो चीज अचीव कर लेंगे, ठीक है। बट इस चीज को अचीव करने के लिए, ये जो कंसेप्ट है इसको अचीव करने के लिए हमें न्यूक्लियर पावर अभी चाहिए टिल द ईयर 2050। हमें 2050 तक हमें ये न्यूक्लियर पावर चाहिए in order to achieve this 2070 target of net carbon emission. So यही सब देखते हुए जो साइंटिस्ट हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि फिलहाल के लिए as of now India should never consider phasing out nuclear power. Why? The reason we have just mentioned, which is a low carbon, firm and reliable. बहुत ही ये लो कार्बन, फर्म और रिलायबल है। मतलब कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बहुत ही कम कार्बन कैपेसिटी पे ज़्यादा आउटपुट दे सकता है, इसीलिए हमें अभी इसकी बहुत ज़रूरत है। कम से कम 2000 में चाहिए ही चाहिए। सो आई एम सॉरी 2050 तक तो हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट तो चाहिए ही चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव 2070 टारगेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन वेब। दिस इज योर GS3 साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक जो आपका यूपीएससी में साइंस एंड टेक आता है उससे आपका लिंक है टॉपिक, ठीक है। हम देखते हैं कि थर्ड जनरेशन वेब 3.0 में क्या क्या चीजें हैं। सो फर्स्ट, न्यूज क्या कहती है? इंडियाज पुश टुवर्ड्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, in development projects offers significant possibilities for deploying Web3। मतलब कि जो भारत ने जो एक स्टेप लिया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। इस वजह से बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हमारे आगे खुल जाएंगी, जिसकी रीजन की वजह से इंडिया ग्रो कर सकता है इन फ्यूचर एज अ मार्केट होल्डर, ठीक है। और इस रीजन की वजह से बहुत सारी कंपनीज जब वो चीज देखेंगी कि भाई जो इंडिया है यहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी कंट्री आके यहाँ पे अपना निवेश करना चाहेंगी या इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगी, ठीक है। सो व्हाट इज WWW, वर्ल्ड वाइड वेब? ये सबको मालूम ही होगा, ठीक है। विच इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड इन वेब सर्वर्स, ठीक है, वेब सर्वर्स, एंड दे आर कनेक्टेड टू लोकल कंप्यूटर्स थ्रू इंटरनेट। मतलब कि जितने भी वेब पेजेस हैं, जब आप गूगल पे जाएंगे और आप कुछ भी टाइप करते हैं वहां पर, तो जो पेज खुलता है उसे वेब पेज बोलते हैं, ठीक है। सो जितने भी वेब पेज आपके सर्वर पर स्टोर हैं, ठीक है, स्टोर हैं, और वो सर्वर जितने भी लोकल कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं इंटरनेट के माध्यम से, हम इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ठीक है। आर वी क्लियर टिल हियर?
नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, जस्ट अ मिनट। Let's have a next slide. Challenges in the development, in the deployment of Web 3.0. क्या क्या मुश्किलें आएंगी? Limited awareness and tech gap. Limited awareness and tech gap. Digital haves and digital have nots. मतलब कि those who have the access, those who have the access and those who don't have. मतलब कि यहां पे एक डिजिटल गैप, देखने को मिल सकता है। इस डिजिटल गैप को फुलफिल करने के लिए स्किल इंडिया मिशन, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, स्किल इंडिया मिशन, इसके तहत, इसकी वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब कि जो पीपल हैं, जो पॉपुलेशन है, उनको स्किल दी जाएगी। पहला पॉइंट, ठीक है, उनको स्किल दी जाएगी। उस स्किल के यूज करने की वजह से जो हमारा आउटपुट है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, आउटपुट इंक्रीज होगा तो कंट्री एज अ नेशन विल ग्रो अहेड। ठीक है, बट ये सब कैसे होगा? ये सब तभी पॉसिबल है जब वी विल स्प्रेड अवेयरनेस। सेकेंड चैलेंज है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड है अ लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, मतलब कि तकनीकी ज्ञान की कमी होना। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज की कमी होना। चौथा है एब्सेंस ऑफ क्लियर regulations, policies for Web 3.0 implementation. Issues regarding the privacy and data security. ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि प्राइवेसी हम जानते हैं आज के डेट में कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइवेसी से मेरे को एक केस याद आ गया, विच इज KS पुट्टास्वामी केस, जो कहता है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। सो इफ एनीबडी वांट्स टू कोट दिस एज एग्जांपल, दे कैन डू दैट। ठीक है, दूसरा है आपका हाई कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब कि इस वेब 3.0 को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एप्लीकेशन चाहिए होंगे वो बहुत ही महंगे होंगे। इस रीजन की वजह से देयर इज अ चैलेंज। ठीक है, बट एज वी नो एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स ओन सोल्यूशन। सो वंस वी विल स्प्रेड अवेयरनेस, हम जितना अवेयरनेस लोगों में स्प्रेड करेंगे उतना ही ये चीज आगे बढ़ेगी। सो फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस। ठीक है, दूसरी चीज है स्किल, तीसरी चीज है इंप्लीमेंटेशन, फोर्थ है ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंस इंडिया imbibes the principle of unity in diversity, having a sense of fraternity
is a virtue that is essential. This is your news. ये आपकी न्यूज है, ठीक है, दिस इज योर न्यूज. अब हम इससे कंटेंट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है. ये आपका द हिंदू में भी आया हुआ था और आपका ये द इंडियन एक्सप्रेस में भी आया हुआ था, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है हमारा फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी. दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. एकता में ही बल है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ठीक है, हम दो टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं. मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, इसका मतलब क्या होता है. ये जो वर्ड है ना गाइज, ये फ्रेंच वर्ड है एक तरह से, जिसका मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड, या फिर दोस्ताना, फ्रेंडशिप, या फिर कॉपरेशन करना, ठीक है, कम्युनिटी के बीच में. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा अगर कम्युनिटी हो तो उनके जो बीच में कॉपरेशन होगा उसको भी हम बोलते हैं फ्रेटर्निटी. ठीक है, बेसिकली इट्स अ फ्रेंच वर्ड. नाउ it is a sense of common brotherhood among all Indians, giving unity and solidarity to the social life. The concept of fraternity in the Indian Constitution lies. While submitting the draft constitution, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट हो रहा था in the year 1948, ठीक है, in the year 1948, जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली in the year 1948, Dr. B.R. Ambedkar, who was one of the members of the drafting committee, ठीक है, उन्होंने ये चीज कही कि जो फ्रेटर्निटी है ना, the committee had added the clause on fraternity in the preamble. जो preamble है, ठीक है. अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, is preamble a part of constitution or not? जो भारतीय संविधान है, जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, क्या प्रेम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है? तो यस, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं आप लोगों से, ये बताओ मुझे कि प्रेम्बल है, वो प्रेम्बल, जो प्रेम्बल है, ये क्या अपडेट हो सकता है? मतलब कि कैन दिस बी चेंज्ड और कैन दिस बी अपडेटेड? यस, दिस कैन बी अपडेटेड. ठीक है. नाउ लेट्स हैव अ लुक. इवन दो इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हुआ था, ठीक है, जो आज का प्रेम्बल है ना, जो आज का प्रेम्बल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिया गया है. ठीक है. नाउ एज अ रिजल्ट, द प्रेम्बल विच वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. अच्छा, अडॉप्ट तो इस दिन कर लिया गया था, बट हम क्यों इसको 26 जनवरी को मनाते हैं? क्यों? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. बहुत ही इजी है. अगर आप लोगों ने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा तो आप लोगों के लिए ये चीज बहुत इजी होगी. क्यों 26 जनवरी को ही हम रिपब्लिक डे बनाते हैं? क्यों? अरे 24 से लेते हैं, डेट्स और भी हैं, क्यों? मतलब 26 ही क्यों? सो प्लीज आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. केम इनटू इफेक्ट, जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 and
amended the 42nd Amendment 1976 to the Indian Constitution, which mentions fraternity assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. मतलब कि इस अमेंडमेंट के तहत 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसको ऐड किया गया था वर्ड को, विच इज फ्रेटर्निटी. ठीक है, विच इज योर फ्रेटर्निटी. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दी फंडामेंटल ड्यूटीज. अब देखिए, हमने शुरू की थी टॉपिक की शुरुआत फ्रॉम फ्रेटर्निटी. हम कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गए? तो ये होता है कंटेंट को निकाल के पढ़ना. ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 51A. आर्टिकल 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कहता है. ठीक है, एडेड टू बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976 refer to the duty of every individual or every citizen to promote harmony and spirit of common brotherhood among all the people of India. मतलब कि 51 जो आर्टिकल है 51A which is your fundamental duty, ठीक है, उसमें ये चीज कही गई है कि एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति को हार्मनी के साथ रहना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को भाईचारे के साथ रहना पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी. अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी से मुझे याद आया कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है फंडामेंटल ड्यूटी, आप लोग मुझे ये बताइए कि जब भी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जब भी फंडामेंटल राइट्स हमारे जब भी वो लागू मतलब नहीं होते हैं, मतलब कि अगर वो कहीं भी अगर देखें तो वो इंसाइट नहीं होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे. ठीक है, अगर हम देखें तो कहीं भी फंडामेंटल राइट्स कहीं भी अगर इन्फ्रिंज होता है, देन वी कैन स्ट्रेट अवे गो टू द एपेक्स कोर्ट. ठीक है, बट क्या फंडामेंटल ड्यूटी एनफोर्सेबल है? क्या फंडामेंटल ड्यूटी एनफोर्सेबल है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, यस और नो. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दिया ही है. चलिए ठीक है. बोथ द प्रेम्बल एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज cannot be legally enforced but have a moral spiritual appeal. मतलब कि it is not enforceable, the court cannot enforce it, however there is a sense of moral, there is a sense of spiritual appeal that people has to use this fundamental duty and they should abide by it. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. Why is fraternity essential? ये जरूरी क्यों है? सो पहला, इट इज वन ऑफ द 4 pillars of the constitutional morality spelled out of the preamble of the India's constitution. ठीक है, 4 pillars क्या क्या है? पहला है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, JLEF. ये हमारे 4 पिलर्स हैं, ठीक है. विदाउट फ्रेटर्निटी और विदाउट ब्रदरहुड, इक्वालिटी एंड लिबर्टी
can't be achieved because the idea of fraternity is closely linked to social solidarity. मतलब कि बिना भाईचारे के हम लोग समाज में इक्वालिटी नहीं ला सकते हैं, ठीक है, इसीलिए we need this fraternity, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज योर यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस पीपल, UNPFII. दिस इज लिंक्ड विथ योर GS2 which is international relations, ठीक है। लेट्स हैव लुक ऑन दिस टॉपिक। टॉपिक क्या कहता है? सो टॉपिक्स निकल के आता है इंडिजिनस। सो हु आर इंडिजिनस पीपल? दे आर द ग्रुप्स हु आर रिगार्डेड एज अ नेटिव, मतलब वहां के लोकल और ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, वहां पे जो रहते थे बहुत सालों से, ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और जोग्राफिकल एरिया, हु हैव अ हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद द लैंड। मतलब ऐसे लोग जो कि बहुत सालों से किसी जगह पे रह रहे हो और उनका जो जोग्राफिकल एरिया है वो वहां पे बहुत ही अच्छे से हो, मतलब कि उनका वहां से एक हिस्टोरिकल लिंक हो, एक कल्चरल लिंक हो, एक स्पिरिचुअल लिंक हो, ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि हाँ वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है दैट इज इंडिजिनस, ठीक है। अच्छा, देयर इज अ नो डेफिनेशन, अभी तक कोई डेफिनेशन नहीं है इंडिजिनस पीपल की इन द इंटरनेशनल लॉ। अंतरराष्ट्रीय कानून में कोई भी डेफिनेशन नहीं है प्रॉपर जो कि बता सके कि हु आर इंडिजिनस पीपल। हाउएवर, इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव recognized the scheduled tribes, हमने इनको रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है, इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, UNPFII का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है, एंड दिस इज अ परमानेंट फोरम which deals with what? With indigenous issues which are linked to the economic and social development. ये बेसिकली इस चीज से लिंक करता है और इस चीज पे डील करता है, टू डील विद द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस पीपल। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो प्लीज कीप ऑन टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गम अरेबिक। दिस इज अगेन योर GS2 IR and we can take it as GS3 as well because यहाँ पे कुछ पार्ट इन्वायरमेंट का भी कवर हो रहा है। So environment and international relation. Now, Arabic gum या gum Arabic, it is a natural gum. गोंद पता है ना क्या होती है गोंद? So gum वही है यहाँ पे, ठीक है। So natural gum is derived from the hardened sap of two species of Acacia tree, and these tree are Senegalia Senegal एंड वेशेलिया सेल, ठीक है। नाम पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि दीज टू आर व्हाट? आर दे एनी वैक्सीन्स? आर दीज एनी a spacecraft or any project launched by NASA, or they are what? So they are the natural gum, ठीक है।
The gum is harvested commercially from wild trees, mostly in Sudan, 80%. So maximum जो गम अरेबिक है वो मैक्सिमम होता है आपका सुडान में, ठीक है। एंड थ्रू आउट द सहेल फ्रॉम द सेनेगल टू सोमालिया, मतलब कि अगर मैं मैप की बात करूं, सो दीज आर दी सहेल कंट्रीज, ठीक है। These are your Sahel countries. See, first is your Eritrea, then is your Ethiopia, फिर आपका है साउथ सुडान, चैड, नाइजेरिया, माली, मॉरिटेनिया एंड सेनेगल। सो ये जो पाथ है ये वाला, दिस इज योर सहेल कंट्रीज, ठीक है। नाउ मोस्टली जो गम अरेबिक है वो आपके इन रीजन्स में पाया जाता है, ठीक है। नाउ गम अरेबिक फर्स्ट फाउंड इट्स वे टू यूरोप, इंपॉर्टेंट, a question can come in statement that gum arabic was first found to America, but नहीं, it is to Europe. So first way जो था इसने यूरोप में लिया via Arabic ports, hence the name. It is soluble in water, most important. It is edible and used primarily in the food industry and soft drink industry as a stabilizer. It is also used in printing, paints, glues, तो पता ही है, and cosmetics as well. And viscosity मतलब कि बहाव की क्षमता, ठीक है, कितना फ्लूइड जो है, फ्लूइड की जो कैपेसिटी है कितना वो फ्लो कर सकता है, दिस विस्कोसिटी। कंट्रोल इन इंक्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो आप ये देखिए कि कितने सारे इसके यूजेजेस हैं गम अरेबिक के, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है गाइस, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ऑल राइट, next is our topic once again from international relations, IR. Once again, India and UK will create India-UK Net Zero Innovation Virtual, ठीक है। इसमें क्या है देखते हैं कि दोनों कंट्री साथ में आएंगी, कुछ एरियाज हैं उन पे फोकस करने के लिए, जैसे कि डीकार्बनाइजेशन, मतलब कि कार्बन का कम यूज करना, ठीक है, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन एज renewable resource. As we know that Europe is one of the leading continent, I would say, ठीक है, is one of the leading continent in terms of renewable energy, and as we know that we have skill and we have scale, plus speaking of European countries, they have skill. सो अगर इनका स्किल और हमारा स्किल अगर मिल जाए तो वी बोथ कंट्री कैन हार्नेस द रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। सो बेसिकली इंडिया एंड यूके ने ये चीज की है। दिस इज योर इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल समिट, ठीक है। Next is your news, which is
linked with your will take it as a miscellaneous. ठीक है, सेबी का नया लोगो आया है गाइस, ठीक है, न्यूज है कि सेबी का नया लोगो आया है। अब आप लोग ड्रॉ करने में मत बैठ जाना कि लोगो कैसा है क्या है, लोगो आया है बस इतना समझ लो आप लोग, ठीक है। न्यूज में जाना नहीं है कि लोगो कैसा है, ड्रॉ करते हैं। एग्जाम में ये नहीं आएगा कि मतलब कौन से कलर का लोगो है, ऐसा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। एग्जाम में क्या आएगा कि इज सेबी अ क्वासी जुडिशियल बॉडी और नॉट, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे उठ के, ठीक है। सो यस, इट इज अ क्वासी जुडिशियल एंड क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी। क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स इट हैज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, मतलब कि इट हैज द पावर टू पनिश एंड टू टेक फाइन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस। सो इट इज अ क्वासी जुडिशियल एंड क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी, पहला पॉइंट, ठीक है। प्रोटेक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जितने भी इन्वेस्टर्स, जितने भी निवेशक हैं, उनके जो भी इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना। तीसरा, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब कि जितनी भी सिक्योरिटी है उनका ध्यान रखना, ठीक है। फोर्थ चीज, इनके जो चेयरमैन है वो हर 3 साल में चेंज होते हैं, ठीक है। लास्ट, इनकी जो पावर है वो सेम होती है एज ऑफ सिविल कोर्ट। तो एग्जाम में ये नहीं आएगा कि किस कलर का लोगो बना, ब्लू था, रेड था, येलो था, ग्रीन था, पर्पल था, क्या था, नहीं। एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो लिखे हैं सामने, ठीक है। इट रेगुलेट्स, जो सेबी है वो रेगुलेट करता है क्रेडिट रेटिंग को और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को भी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिट रेटिंग। सो ये टॉपिक निकल के आता है जो न्यूज में है लोगो सेबी का, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस इफ यू वांट टू टेक इट। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट रब दिस। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं युकांतन पेनिनसुला। युकांतन पेनिनसुला, दिस विल कम अंडर योर GS3, साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट, ठीक है। क्या हुआ है कि जैसे कि ये आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, एक सेकेंड, वाइट सही रहेगा इस पे। जैसे कि ये आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये ग्वाटेमाला, यहाँ पे आपका एल साल्वाडोर आ गया, यहाँ पे आपका कोस्टारिका आ गया, ठीक है। लेट मी जस्ट शो इट फॉर यू। सो ये आपका बहामास आ गया। सो यहाँ पे क्या है, इस रीजन की अगर मैं बात करूं, सो इस रीजन में ब्लू होल डिस्कवर हुआ है। नाउ व्हाट इज ब्लू होल? ब्लू होल बेसिकली आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द आइस एज। व्हाट हैपेंड? Blue holes are formed during the ice age, and when glaciers melts, sea level rises, limestone caves were flooded. Blue holes are home to limestone caves, which is time capsule of earth। मतलब कि एक ऐसी जगह जैसे कि यहाँ पे ओशियन है आपका, ठीक है, ये जैसे कि आपका ओशियन है। अब इसी ओशियन के अंदर एक तरह से सिंक डेवलप हो जाए, मतलब कि एक गहरा गड्ढा डेवलप हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लू होल, ठीक है। सो 900 फीट गहरा ब्लू होल पाया गया है, डिस्कवर हुआ है। कहां पे? मैक्सिको कोस्ट पे।
और ये सेकंड, फर्स्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग प्लीज, सेकंड है ये, सेकंड डीपेस्ट ब्लू होल, ठीक है। द फर्स्ट वन वॉज फाउंड इन 2001 कॉल्ड तामजा इन मयान, ठीक है, तामजाल इन मयान। सेकेंड थिंग, ब्लू होल जो है ये कहां पे फाउंड हुआ है, ये फाउंड हुआ है इन चेतुमल बे। सो चेतुमल बे इंपॉर्टेंट हो गया मैप के लिए, और युकांतन पेनिनसुला, युकांतन पेनिनसुला, ठीक है, युकांतन पेनिनसुला और चेतुमल बे। इवन आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, आपका कैमन आइलैंड्स भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। जितनी भी आसपास की चीजें हैं, यहां से कौन सी स्ट्रेट जा रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जितनी भी आसपास की चीजें हैं वो सब इंपॉर्टेंट हो गई हैं इस न्यूज के चलते, ठीक है। सो अगर मैं यहां, ये तो सेकंड है आपका, दिस इज सेकंड डीपेस्ट। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, सो वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल जो है वो चाइना में देखा गया है, जिसका नाम है ड्रैगन होल। नाम भी कितना अच्छा है, ड्रैगन होल, विच इज 987 फीट डीप, ठीक है। ब्लू होल बनते कैसे हैं? आज से लगभग 11,000 साल, नहीं इतना नहीं होगा यार, millions of years ago, जब आइस एज आया था, उस वक्त सब कुछ पूरा आइस कैप था पूरे ग्लोब पर, ठीक है। सो उस वक्त की बात है कि तब ब्लू होल्स वहां से फॉर्म होना शुरू हुए थे। कैसे? जैसे जैसे ग्लेशियर मेल्ट होते रहे, सी लेवल वैसे वैसे बढ़ता रहा, सी लेवल जैसे जैसे आपका राइज करते रहा, तो एक केव बन गया, यहां पे केव्स बनने शुरू हो गए, ठीक है। एंड दीज केव्स वर फ्लडेड विद द वाटर, एंड हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि उन जो केव्स में है, उन केव्स में आज भी बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, ठीक है। जैसे कि वहां पे बैक्टीरिया है, वहां पे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उन चीजों को साइंटिस्ट स्टडी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू नो अबाउट द प्लैनेट अर्थ एंड हाउ वी एक्चुअली इवॉल्व्ड, ठीक है। सो इसके बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ेगा, बिकॉज इट एक्ट्स, ब्लू होल एक्ट्स एज अ टाइम कैप्सूल। सो ट्रू और फॉल्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इज ब्लू होल एक्ट्स एज अ टाइम कैप्सूल और नॉट। सो आंसर इज यस, दे डू, ठीक है। नाउ इट इज noted that the findings here would reveal more about the extinct species and more about the marine life. Most important, मतलब कि जितने भी मरीन लाइफ यहाँ पे हैं स्थित, जितने भी यहाँ पर एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं, उनके बारे में जानने को मिलेगा। यही नहीं, साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि इस रीजन की वजह से हमको और प्लैनेट्स के बारे में जानने को मिलेगा, बिकॉज वी नो जो आइस एज आया था, आइस एज आने की वजह से पूरे जो भी एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, जैसे कि वीनस हो गया, मर्क्यूरी हो गया, मार्स हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है, इन सब की स्टडीज करने में और आसानी होगी। सो ब्लू होल इज एक्टिंग एज अ टाइम कैप्सूल, ठीक है, इट इज अ टाइम कैप्सूल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज आवर इकोनॉमी, नेक्स्ट इज आवर
इकोनॉमी, इकोनॉमी GS3, ठीक है। लेट्स सी कि इकोनॉमी मान ली क्या है आज न्यूज। कोर सेक्टर्स की बात की गई है। कोर सेक्टर जो है वो उतना आउटपुट नहीं दे पाया, मतलब कि आउटपुट डिप हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है। 5 मंथ्स का लो रहा है 3.6% इन द मार्च। अब ये तो न्यूज हो गई, ठीक है। अब पढ़ने में बैठ जाना कि कितना परसेंट क्या था, कोल का कितना परसेंट था, फिर आपका रिफाइनरी कितना परसेंट था। नहीं, हमें इसमें से ये जानना है कि ये सब इंपॉर्टेंट तो है, अगर किसी को पढ़ना तो इसमें से एक बार पढ़ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट आता है कि कोर सेक्टर्स कितने हैं हमारे इंडिया में। सो वी हैव 8। फर्स्ट इज कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आर योर 8 कोर सेक्टर्स, ठीक है। और इनका जो डेटा है, इन 8 कोर का जो डेटा है, दिस इज रिलीज्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, OEA, ठीक है। और जो बेस ईयर इसमें जो यूज होता है, जो इसमें बेस ईयर जो इसमें यूज होता है वो होता है 2011 एंड 2012 का, ठीक है। (2011 and 2012 का. You can take a screenshot of this if you want to take, then we'll move ahead. नेक्स्ट इज, अच्छा बेसिक तक हो गया। ये जितने भी 8 कोर सेक्टर्स है ना, 8 कोर सेक्टर्स है ना, ये 40.27% होल्ड करते हैं इंडस्ट्रीज ऑफ आउटपुट्स में, इंडस्ट्रीज ऑफ आउटपुट्स में, ठीक है। सो इट इज लेस देन 50%। एक बार ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मेरे को ईयर नहीं पता, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है कि द वेटेज ऑफ कोर सेक्टर्स इज मोर देन 50%। सो नहीं, इट इज लेस देन, बिकॉज इट इज 40.27%, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आर्ट एंड कल्चर का एक न्यूज है, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, जो कि प्रीलिम्स में आ सकता है कि द लास्ट अनफिनिश्ड वर्क ऑफ राजा रवि वर्मा टू बी अप फॉर पब्लिक डिस्प्ले। मतलब कि एन अनफिनिश्ड पेंटिंग बाय राजा रवि वर्मा हु रीडिफाइंड द इंडियन आर्ट ट्रेडिशनल ड्यूरिंग द colonial times soon be in the public domain. The painting of Parsi lady की जो पेंटिंग है, ठीक है, ये बनाई थी राजा रवि वर्मा जी ने, ठीक है। इनको फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट, ठीक है। सो ये कुछ न्यूज है आज की। सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर करंट अफेयर्स सेशन. Hope you have liked this video, and if you have liked this video, so please give a thumbs up and do mention in the comment section below कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले टाइम्स में हम और भी कंटेंट लेके आएंगे, ठीक है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी
कल। जय हिंद एंड टेक केयर।